मारूफ अफसाना निगार जनाब अहसन आलम साहब का ये अफसाना है, आखिरी सदमा। आज़ाद नगर से गुज़रते हुए जब एक लड़की जनाजे के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलती नज़र आई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मुस्लिम ख़ातीन जनाजे के साथ कब्रिस्तान नहीं जाया करती। शायद इसीलिए मुझे ये मंज़र अजीब सा लगा। लड़की वज़ाक़ता से किसी अच्छे ख़ानदान की फ़र्द मालूम हो रही थी। वो पूरी आस्तीन की कमीज़ और शलवार में मलबूस थी। उसने दुपट्टे से सर को ढांप रखा था, लेकिन चेहरा साफ नज़र आ रहा था। जनाजा किसी मामूली शख्स का लग रहा था, क्योंकि उसके साथ लोगों की तादाद 15-20 अफराद से ज़ायद न थी। मैंने कार को एक तरफ पार्क की और सर पर रुमाल बांधकर जनाजे के पीछे पीछे चलने लगा। हम कब्रिस्तान के करीब थे। वहाँ उस लड़की के अलावा कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जिसके चेहरे से लगे कि मरहूम की जुदाई से अफसुर्दा था। उनमें से ज़्यादातर लोग पान चबा रहे थे। थोड़ी देर बाद जनाजे की नमाज़ अदा की गई और जब जनाजा कब्रिस्तान के फाटक में दाखिल होने लगा तो मैं चुपके से लौट आया, लेकिन आने से कब्ल उस लड़की का चेहरा अच्छी तरह देख आया। वो 20-22 साल के दरमियान की रही होगी। नाक नक्शा अच्छा था और रंग गोरा। चेहरे से सोगवारी के अलावा फितरी शराफत बरस रही थी। वो यकीनन मरने वाले की कोई करीबी अजीज़ा थी, वरना जनाजे के साथ कब्रिस्तान तक न जाती। यही सोचता हुआ मैं घर लौट आया। फिर वो मंज़र मेरे जहन से महव हो गया और दफ्तरी काम से कुछ महीनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। यहाँ की बातें और यादें यही रह गई। वापस लौटकर जब मैं दफ्तर पहुँचा तो अपनी सेक्रेटरी की जगह उस लड़की को देखकर हैरान रह गया। कमरे में जाकर मैंने अपने असिस्टेंट जावेद को बुलवाया और उसके बारे में मालूम किया तो पता चला कि उसका नाम निकहत है और वो पिछले महीने से यहाँ काम कर रही है। मेरी साबिक़ा सेक्रेटरी को किसी दूसरे महकमे में मुलाजमत मिल गई थी, इसलिए उसकी जगह पर बहुत सी लड़कियों में से चुनकर निकहत को मुलाजिम रखा गया था, क्योंकि उसकी कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड अच्छी थी। मैंने निकहत को अपने पास बुलाया और बड़े खुश्क लहजे में बताया कि काम के सिलसिले में उससे मेरी क्या तवक्कुआत हैं। मैं बोलता रहा और वो गौर से सुनती रही और जवाब में हर बार यस सर कहती रही। और जब मैं रुक गया तो वो इजाज़त लेकर चली गई। अपने मातहतों के साथ मेरा बर्ताव उमूमन इसी तरह बेहद रस्मी रहता है। मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं। एक दिन डिक्टेशन लेने के बाद वो कुछ देर के लिए रुक गई तो मुझे लगा कि कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन मेरे खुश्क रवैये से सहम कर उसमें पूछने की हिम्मत ना हुई। उसकी हिचकिचाहट देखकर खुदा जाने क्यों मुझे उस पर बड़ा तरस आया और मैंने पूछा, क्या बात है मिस, कुछ पूछना चाहती हैं? जी सर, क्या आप ही वो मशहूर कलमकार हैं जिन्होंने बहुत सी किताबें और कहानियाँ लिखी हैं? जंग आज़ादी पर लिखा है, उसने एतमाद से पूछा। जी हाँ, आपने पढ़ी हैं? मैंने पूछा। जी सर, चंद किताबें पढ़ी हैं, सब नहीं, क्योंकि किताबें बहुत महंगी है। अभी कल रात रेडियो पर भी आपका ड्रामा सुना, बहुत अच्छा लगा। वो खड़ी होकर मुझसे बातें कर रही थी। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और पूछा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी ड्रामे में? उसकी थीम जंग आज़ादी के एक गुमनाम सिपाही की बेबसी और आखिर में उसकी मौत को बड़ी महारत से आपने पेश किया। मुझे यकीन है मुझ जैसे बेशुमार सामईन और क़ारीन उसे सुनकर और पढ़कर रोए होंगे। वो रुक गई। अपनी तहरीर और पेशकश की तारीफ़ कौन नहीं सुनना चाहता। मुझे भी बेहद खुशी हुई, क्योंकि जिस लड़की को मैंने एक आम स्टेनू से ज़्यादा कभी कुछ नहीं समझा, उसकी अदबी सूझबूझ अच्छी खासी थी। ड्रामे में आपको कोई गैर फितरी बात तो नहीं लगी? मैंने पूछा। गैर फितरी? बिल्कुल नहीं सर, आपने तो सच्चाई को बड़े सलीक़े से बेनकाब किया है। ये मुल्क अनगिनत लोगों के कुर्बानियों से आज़ाद हुआ, लेकिन आज हम आज़ादी के मफ़हूम को ही भूल गए हैं।
हम आज़ाद होकर भी महफूज नहीं हैं। फ़िरका परस्ती ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया है। इसके साथ ही मुझे याद आया कि मैंने उसे आज़ाद नगर के कब्रिस्तान के पास एक जनाजे के साथ देखा था। माफ़ कीजिएगा मिस निकहत, एक ज़ाती सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने आपको एक जनाजे के पीछे चलते देखा था, क्या वो किसी अजीज़ का था? ये सुनते ही उसका चेहरा उदास हो गया और उसने आहिस्ता से कहा, जी वो मेरे बाबा का था। उनके जनाजे के लिए बड़ी मुश्किल से 15-20 लोग ही जमा हो सके थे। मुझे बहुत बुरा लगा। जब हमारे अच्छे दिन थे तो सुना है बाबा के पास लोगों का हुजूम रहता था। वो मुफलिसी में चल बसे तो लोग नज़रें बचाकर चल दिए। वो रुक गई। शायद उसे यकायक एहसास हुआ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल गई है। वो घबरा कर जाने के लिए उठी तो मैंने पूछा, क्या करते थे आपके बाबा? ये पूछना था कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने परेशान होकर कहा, माफ़ कीजिए मिस निकहत, मुझे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उस पर उसने कहा, नहीं सर, आपने कुछ नहीं किया। ना जाने क्यों आपके सवाल पर बाबा याद आ गए। वो जंग आज़ादी के मुजाहिद थे, आज़ादी की तहरीक में बड़ा काम किया था। उन्होंने रुपया पैसा ज़मीन जायदाद किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारा आबाई मकान तो दूसरे शहर में था। जबकि मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क तकसीम भी हुआ। उस वक्त हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, लेकिन मेरे बाबा गांधी जी और अबुल कलाम के शहदाई थे। उन्होंने तर्क वतन गवारा ना किया। मेरी पैदाइश तो इसी शहर की है, लेकिन मेरे 3 भाई आबाई शहर में पैदा हुए थे। मेरे 2 बड़े भाई फसादात में मारे गए। हमारा आबाई घर लुट गया। अम्मा बुरी तरह ज़ख्मी हो गई। फिर बाबा उन्हें बचाकर यहाँ ले आए, तभी से हम लोग यहाँ आबाद हैं। फिर क्या हुआ? जायदाद मिली वापस? जी नहीं, बाबा ने शहर ही बदल दिया। यहाँ मोहल्ले में किताबों की छोटी सी दुकान खोल ली, 2 कमरों का मकान ख़रीदा और उसी में बाकी ज़िंदगी गुजार दी। आपके बाबा मुजाहिद थे। ऐसी अजीम हस्तियों को तो हमारी हुकूमत पेंशन देती है। आपके बाबा को भी मिला होगा? मैंने पूछा। सर, मेरे बाबा आज़ादी तो चाहते थे, मगर मुल्क के तकसीम के ख़िलाफ़ थे। आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी हुआ, कत्ल गारतगिरी भी हुई। इससे मेरे बाबा को दिली सदमा पहुंचा। फिर वो मुल्क या सरकार पर बोझ बनना नहीं चाहते थे, लिहाजा गुमनाम ही रहे। शहर और मकान बदलने के साथ साथ अपना नाम भी बदल लिया। तो गोया बाप के मरने के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां आप पर आ पड़ी। मैंने आहिस्ता से कहा, जी हाँ सर, बड़े भाई को दोस्तों से फुर्सत नहीं। ज़्यादातर वो घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्त रहते हैं। घर आते ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। अम्मा अपाहिज हैं, वो भैया के सामने ज़्यादा नहीं बोलती। मुझे बेहद अफसोस हुआ। मिस निकहत, खुदा आपको हिम्मत और हौसला दे। मैंने कहा, शुक्रिया सर, हमने इतने दुख उठाए हैं कि रात रेडियो पर आपका ड्रामा सुनकर अम्मा भी बहुत रोई और मैं भी। रात हमें बाबा बहुत याद आए। ये कहते कहते उसकी आंखें डबडबा गई और न जाने क्यों मेरी भी। इस वाक़े के बाद मैं उसका बहुत ख्याल रखने लगा। एक दिन हम दफ्तर ही में थे कि यकायक खबर मिली कि कुछ शरारती अनासिर ने एक इबादतगाह को मिसमार कर दिया है। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई और अमन व अमान का ख़तरा लाहिक हो गया। हमारे शहर के कई मोहल्लों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ये खबर सुनते ही निकहत मेरे सामने परेशान सी आई और बोली, सर मैं आज घर कैसे जाऊंगी? आज़ाद नगर भी कर्फ्यू की जद में है। वाकई परेशान कुन बात थी। हमारे दफ्तर में और भी कई लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। सर वो सब तो आसपास के मोहल्लों से आती है। मेरा घर तो बहुत दूर है। मैं अगर आज घर न पहुंची तो मेरी माँ इस सदमे से मर जाएंगी। वो चल फिर भी नहीं सकती और बीनाई से भी महरूम है। उसकी घबराहट बजा थी। आखिरकार मैंने अपने असिस्टेंट जावेद को बुलवाया और उससे कर्फ्यू पास का इंतज़ाम करने के लिए कहा। शाम 5 बजे कर्फ्यू पास आ गया और मैं उसे पहुंचाने उसके घर तक गया। उसे कार से उतारने के बाद वापस होने लगा तो बोली, सर आप यहाँ तक आए हैं तो एक प्याली चाय पी कर जाएँ। अम्मा से भी मिल लीजिए ताकि उनको यकीन हो जाए कि मैं अब तक आपकी हिफाजत में थी। कर्फ्यू की वजह से देर हो गई। खुदा जाने वो क्या क्या सोचकर अंदर ही अंदर कूढ़ रही होंगी। उसका खदशा माकूल था। थोड़ी देर रुक जाने में कोई हरज न था। मैं राज़ी हो गया। वो मुझे अंदर लेकर गई। घर छोटा सा था। हम जूँ ही अंदर दाखिल हुए, उसकी माँ की आवाज़ आई, आ गई बेगम साहबा।
मटर गश्ती करके, बेटा शराबी, आवारा और बदमाश, बेटी सुबह जाती है तो रात में आती है। ये बातें सुनकर निकत आहिस्ता से बोली, ये तो रोज़ का मामूल है सर। चूँकि बीनाई जाती रही, उन्हें दिन रात की तमीज़ नहीं। भैया ने यकीन दिलाया है कि मैं गलत तरीक़ों से पैसे कमाती हूँ। वैसे भी मुसलसल सदमात से इनका जहनी तवाज़ुन बाकी नहीं रहा। ये कहते हुए निकत ने बिजली का बटन दबाया तो कमरा रोशन हो गया। फिर मैंने देखा हड्डियों का एक ढांचा पलंग पर गठरी की तरफ पड़ा हुआ था। सर पर सफ़ेद और बेहंगम बाल थे। अरे बोलती क्यों नहीं? चोरी ऊपर से सीना जोरी। क्या आज किसी को घर ले आई है? मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने कहा, मोहतरमा आप गलत समझ रही हैं। आपकी बेटी तो फरिश्ता है और मैं उसके दफ्तर का अफसर हूँ। ये सुनते ही बूढ़ी खातून पर सख्ता तारी हो गया। चंद साथ खामोश रही, फिर बोली, तो अगर इसका अफसर है तो इसका हाथ थाम क्यों नहीं लेता? शर्म कीजिए अम्मा, ये हमारे मोहसिन हैं, इनसे ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं? क्या मोहसिन मर्द नहीं होता? क्या तू जवान नहीं है, शादी नहीं करेगी? उस पर घड़ों पानी पड़ गया। मैंने कहा, आपकी बेटी यकीनन जवान है, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ। मेरी बेटी आपकी निकहत से बड़ी है, मेरा बेटा निकहत से छोटा है, वरना मैं आज ही आपकी हीरा जैसी बेटी को बहू बनाकर ले जाता। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? बाप ने मुल्क की आज़ादी की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। बेटी पहली मर्तबा किसी को घर लाई भी तो बुढ़े खुसट को। ये कहते ही वो यकायक खामोश हो गई। निकहत घबरा कर आगे बढ़ी और नब्ज़ देखी तो उसके मुंह से हल्की सी दिलखराश चीख निकल गई। गुमनाम मुजाहिद की बेवा इस आखिरी सदमे की ताब ना लाकर हमेशा हमेश के लिए खामोश हो चुकी थी। लेकिन बेगाना साहब के ख्याल से मुझे याद आ रही थी अपना मुल्क रहा मैं से पैमानी से, अपना रहा वो मैं से पैमानी से, ये मुसाफिर चला साफी तेरे मेहमानी से। माना कि मैं नहीं मजनू मगर अफसाना मेरा, माना कि मैं नहीं मजनू मगर अफसाना मेरा, मुख्तलिफ भी नहीं कैसे अफसाने से। आइए अब इसके बाद मैं इस अफसाना निगार को खत्म देने जा रहा हूँ। आप एक सहाबी भी हैं, एक मायनाज और मकबूल उस्ताद भी हैं, इसी के साथ साथ आप शायर भी हैं, बहुत अच्छी गज़लें लिखते हैं, इसी के साथ आप बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं और पेश करते हैं। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम अरशद नंबर अली साहब से तशरीफ लाएं और अपना अफसाना पेश करें। आप अफसाना जब पढ़ा जाए आप चारों चौकों को के बैठो और सुने अफसाने में क्या कहा जा रहा है, कैसे किरदार है और कहानी का नतीजा क्या निकलता है। बहुत दुख आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस मजलिस के इनक़ाद करने के लिए जनाब मुफ्ती हुसैन अहमद हमदम और इस जगह को इनायत करने के लिए क़ारी नौशाद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वह आज की इस शाम को खूबसूरत बनाने में और अदब के मद्दाहों को एक जगह जमा करने में अहम रोल अदा किया है। बेगाना सारनवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जल्द ही उनकी किताब का रस्म इजरा होगा। हज़रात, जैसा कि अभी अनाउंसर साहब ने फरमाया, मेरा कलम सहाफ़त की दुनिया में भी चलता है, शायरी के भी अशार लिख लेता हूँ, लेकिन शुरू के दिनों में मैंने अफ़साने लिखे थे। नौजवानी के ज़माने में मेरे अफ़साने वो आँखें, मैडम, यादों के नुकूस, मुल्क के बहुत सारे रसालों में छपे हैं। अब अभी उमर रसीदगी के ज़माने में मेरी एक बहुत ही अच्छी तख्लीक, लोगों ने कहा है, बड़े लोगों ने, मिट्टी की मोहब्बत, वो तख्लीक हुई है और बहुत जगह शाये भी हुई है।
सीमांचल के अफसाने निगारों के कलेक्शन में उसका शुमार भी हुआ है, जिसे एहसानुल हक कासमी साहब ने मुरतब किया है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूदा हालात के ऊपर एक बर्निंग टॉपिक है, उसके ऊपर मैंने अपना कलम चलाया है। आप इसे कहानी कहें, इंशाइया कहें या अफसाना कहें, ये अफसाना के शहंशाह रफ़ी हैदर अंजुम पे छोड़ता हूँ और मुझे वो सलाह देंगे कि इसमें क्या कमी है और इसे किस खाने में रखा जाना चाहिए। आज गांव की हटिया जाते हुए माता जी ने कहा, गोलू हटिया से ऐसन चीज लाइयो कि बच्चों के लिए फल, पकाने के लिए तरकारी और गैया के लिए चारा हो जाए। साइकिल पर पैडल मारते समय हम चौंक गए, ऐसी कौन सी चीज़ है माता जी जो फल, तरकारी और चारा एक ही साथ हो। माता जी ने हंसते हुए कहा, अरे कटहल कटहल बाबू। बचपन बड़े ही मौज मस्ती से कटा। बचपन में किसे एहसास रहता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब, कौन अगड़ी जाति का है और कौन पिछड़ी जाति का। हमारे साथ मियाँ, ब्राह्मण, कोड़ी, ग्वार सभी एक साथ पढ़ते। छुट्टी होते ही हम सभी बदमाश पार्टी किसी आम बागीचे, लीची और अमरूद के बगीचे पर जा धमकते, आधा खाते आधा फेंकते, बगल के चौहर पर पहुंचकर बिला झिझक कपड़े उतारते और पानी में कूद पड़ते। फिर चोरों की तरह अपने अपने घरों में घुसते। कभी पकड़े जाते तो पिताजी की मार पड़ती, जिसे माताजी की सिफारिश करने के बाद छोड़ दिया जाता। हमसे वादा लिया जाता कि आइंदा कोई शरारतें नहीं होंगी। हम इकरार करते, मगर शैतानी फितरत कब बाज आने वाली थी। हम फिर वही शरारतें करते। इन मटर गश्तियों के दौरान हम कब बड़े हुए, कब जवान हुए, हमारी शादी कर दी गई, हमें पता भी न चला। हमें अपनी जिम्मेदारियों का पता तो तब चला जब बाबूजी की मौत हो गई। उसके बाद ख़ानदान के लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। 4 छोटे भाइयों, 3 बहनों और बूढ़ी माँ का बोझ मुझे लगा आसमान टूटकर सर पर गिर गया हो। 3 बीघा खेत से बाबू किस तरह रोजी रोटी चलाते थे समझ से परे था। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद घर की हालत दिगरगू ही रही तो एक दिन अपने बचपन के दोस्त लल्लू से सलाह मशवरा के लिए निकले। लल्लू की माली हालत अच्छी थी। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, दोस्त तुम ऐसा करो कि 2 भैंस खरीद लो, फिर इस पर मेहनत करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माली हालत भी सुधर जाएगी। देखो मेरे बाबूजी ने 20 बरस पहले 2 भैंसें खरीदी थी। तरक्की करके आज हम 20 भैंस के मालिक हैं। इन भैंसों से रोज़ाना 1 क्विंटल दूध होता है, जिसे 50 किलो फी हिसाब से बेचता हूँ, जिससे रोज़ाना 5000 की आमदनी हो जाती है। फिर गोबर और मूत्र की आमदनी अलग से। हर साल 2-4 पाड़ियाँ भी बेच देता हूँ। लल्लू की ललचाई ऑफर को सोचते सोचते हम घर आ गए। रात में पलंगिया पर पत्नी से दिल की बात कही। मेरी बात सुनते ही वो आग बगोला हो गए। कहने लगे, ओ गुआर दोस्त, तेरा धर्म नष्ट कर दे। भला ब्राह्मण भैंस पोसत, तू भजन कीर्तन और क्रियाक्रम कर, रोटी रोजी कमा, मगर वो गुआर के काम न कर। पत्नी की बात भी सही थी। भला ब्राह्मण होकर भैंस पोसें, लोग और समाज क्या कहेगा। ससुराल वाले, गांव वाले भी लज्जित करेंगे। 2 दिन तक इसी उधेड़ बुन में रहे, क्या करें क्या न करें। फिर एक दूसरे बचपन के दोस्त मुसवा, जो अब मौलवी मूसा हो गया था, के घर की तरफ गया। उससे कहा, भाई घर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, 3 बीघा खेत से साल भर खर्च कैसे चलेगा। लल्लू कहता है 2 भैंस ले लूं और उसके दूध से माली हालत सुधर जाएगी, मगर पत्नी ठार उठती है और बोलती है, भला पंडित जी गुआर वाला काम करेगा। समझ में नहीं आता क्या करें क्या न करें। काफ़ी गौर खोज के बाद मूसा ने कहा, अरे दोस्त,
भैंस छोड़ दो, गाय खरीद लो। गाय तो तेरे धर्म में पवित्र भी माना जाता है। तुम लोग इसे माता जी भी कहते हो। इसकी सेवा सत्कार करो, खुदा ने चाहा तो इससे तेरी माली हालत बेहतर हो जाएगी। बात दिल को छू गई, ये तो सही है। पवित्र और सभ्य कार्य भी। पत्नी रिश्तेदारों से कहूँगा मैं गाय माता की सेवा कर रहा हूँ। आम के आम, गुठलियों के दाम। हमारी घरेलू हालत भी सुधर जाएगी और धर्म का कार्य भी हो जाएगा। मन में लड्डू फूटने लगे। जल्दी जल्दी घर आया, पत्नी को बताया, वह भी खुश हुई। माँ को भी ये बात पसंद आई। चुनांचे जुम्मा के हटिया में गाय खरीदने का मंसूबा हुआ। पैसे कहाँ से आएंगे? पत्नी के मैके से मिले सोने की बिंदिया उससे तलब की। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद वो तैयार हुई। जल्दी से शीतलपुर बाजार के बनिया पुनीत शाह के पास पहुंचकर 20,000 रुपये सूद पर लिए। गांव का चरखू चमार हटिया में माल जाल की दलाली करता है। चुनांचे इसे लेकर माल हट्टी चला गया। ये हटिया दूर दूर तक मशहूर था। हटिया में गाय बैल भैंस की रेल पेल थी। मैं परेशान था, आखिर कैसे गाय खरीदूं। चरखू था तो छोटी जात का, मगर हाट बाजार करते करते इतना होशियार हो गया था कि मुझ जैसे ब्राह्मण के भी कान काट ले। बात ऐसी करता मानो जुबान से कैंची चल रही हो। हटिया के अक्सर लोग इसे जानते थे। था तो वो निचली जात का, मगर देह दृष्टि से गोरा चिट्टा और फरबा था। लोग इसे अच्छे खानदान का समझते थे। उससे सलाम दुआ करते और चरक बाबू कहते। चाय पान की पेशकश करते। मैं मन ही मन कुढ़ने लगा कि इस छोटी जात की इतनी कदर और मेरे जानिब किसी का ध्यान नहीं। दुनिया वाकई बदल गई है। ब्राह्मण की अब कोई पूछ नहीं। कसूर मेरे जिस्मानी साख का भी था। अगड़ी जाति के होने के बावजूद मेरा रंग सांवला था और दिन रात की सख्ती ने मेरे शरीर को लागर बना दिया था। बहरहाल जल्दी एक गाय बछड़ा मुझे भाग गया और मोल भाव करके 18,000 में पट गया। 500 रुपया चरखू को दलाली फीस दिया। फिर बच्चों के लिए सौदा सलब, पत्नी के लिए कुछ साज श्रृंगार का सामान खरीदा। चरखू मुझसे इजाज़त लेकर दूसरे की दलाली करने चला गया और मैं गाय बछड़ा को हाँकते हुए घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में काफ़ी परेशानी हुई। देर रात घर पहुंचा। घर के सभी लोग, माँ, पत्नी, बच्चे बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गैया को देखकर सबों के चेहरे खिल उठे। गाय के इस्तकबाल के लिए एक जगह साफ सफाई और लेपा पोती करके एक खूंटा उन लोगों ने पहले ही गाड़ दिया था। गाय को वहां बांध दिया गया। फिर उसकी पूजा की गई। पहले से तैयार नाद में माड़ और भूसा लगा दिया गया। मैं 10 कोस चलकर थक गया था, मगर परिवार के लोगों की खुशी देखकर सारी थकान दूर हो गई थी। थोड़ी देर बाद चरखू भी आ पहुंचा और मुस्कुराते हुए पूछा, भैया रास्ते में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? कहने लगा, मैं तो छज्जू भैया के घर पहुंच गया। मालूम क्या, तो पता चला कि आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इसकी मुस्कुराहट मुझे काट खाने को लगी। मैं जब्त करके आंगन की तरफ चला गया। दूसरे दिन देर से सोकर उठा तो देखा पत्नी ने गाय बछड़े को नहला दिया है और बांस के पत्ते का सानी लगा दिया है, जिसे गाय मजे से खा रही है। जिस तरह बाबा भारती को अपना सुल्तान घोड़ा देखकर अंदरूनी खुशी होती थी, ठीक इसी तरह मेरे जिस्म में भी फर्त इंबसात की लहर दौड़ गई और मौलवी मूसा के मशवरे को 100 सलाम किया। भगवान की कृपा, लक्ष्मी की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। गाय रोज़ाना 2 सेर सुबह 2 सेर शाम दूध देती थी। आधा सेर घर वालों के लिए रखकर 3 सेर ग्वाला को बेच देता। मौलवी मूसा ने गुजारिश की कि आधा सेर इसे भी दे दें। हकीकत में कुदरत मुझ पर मेहरबान थी। 6 महीने के अंदर ही दूध के पैसों से दूसरी गाय ले आए। इससे भी 5 किलो दूध आने लगे
और रुपये की आमद ने रफ्तार पकड़ ली। मैंने तो इतने पैसे कभी ना देखे थे, मगर पत्नी एक पंडित की बेटी थी और बाबूजी के भजन कीर्तन से मिले पैसों की लेखा जोखा रखती थी। चुनांचे हमारे पैसों का हिसाब किताब भी वो बड़ी होशियारी से रखने लगी। ग्वालों से तकाजा करके वक्त पर पैसे वसूल लेती। मौलवी मूसा की बीवी को भी पैसे के मामले में नहीं बख्शती। 4 साल के बाद पुरानी गाय बुढ़िया हो गई और दूध देना बंद कर दी। नई सुंदर गायें आ गईं। वह दूध भी ज़्यादा देती थी, इसलिए घर के लोग उनकी सेवा सत्कार ज़्यादा करने लगे। बूढ़ी गाय चारा के बिना रोज़ बरोज़ सूखती गई। अब इन्हें चारा देना हमें भारी पड़ने लगा। एक दिन चरखू दरवाजे पर आया और बोला, गोलू जी, इस गाय को क्यों जोख रहे हैं? इन्हें बेच क्यों नहीं देते? अबे इस बूढ़ी गाय को कौन खरीदेगा? चरखू हंसने लगा और बोला, ये हम पर छोड़ दीजिए, आप बोलिए कितने में देंगे? मैंने सोचा जो 2-4 हज़ार मिल जाए काफ़ी है, भागते भूत की लंगूटी ही सही। चुनांचे 3 हज़ार में गाय पैकार को बेच दिया। माताजी बहुत नाराज़ हुई और बोली, इसे मत बेचो, हमारी गाय माता के साथ मियाँ लोग बड़ा जुल्म करते हैं। माँ की बात पर पत्नी भी बरहम हुई और बोली, मियाँ लोग क्या करते हैं, इससे हमें क्या मतलब? हम गाय को थोड़े ही काटते हैं, सारा पाप मियाँ लोगों पर पड़ेगा, हमें क्या? मैं मन ही मन खुश था कि ये गाय तो बूढ़ी होने पर भी नफ़ा दे गई। हमारे गाय बेचने की खबर गौ रक्षक रजाकारों तक पहुंच गई। उनके कारकुनान आ गए और मुझे ज़दोकोब करने लगे। मैंने गाय क्यों बेची? मुझसे इसरार करने लगे कि पैकार का नाम बताओ। मैं बहाने बनाता रहा, मगर उन्होंने कहा, सच सच बताओ, फ़ायदे में रहोगे। मैंने पूछा, कैसे? वो कहने लगे, संघ के लोग तुम्हें गाय कल्याण समिति का मेंबर बना देंगे और 10,000 रुपये अतिया भी देंगे। मैं सोचा ये तो और भी बल्ले बल्ले है। चुनांचे मैंने पैकार का नाम बता दिया और ये भी बता दिया कि वो लोग इसे पौंजीपाड़ा से बांग्लादेश ले जाते हैं। दूसरे ही दिन अखबारों में खबर छपी कि गौ रक्षक रजाकारों ने गौ हत्यारों को गायों समेत पकड़ लिया है और मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पुण्य कार्य में पंडित गोलू नाथ झा ने नुमायां किरदार अंजाम दिया है। हमारे इस शुभ कार्य के लिए कुछ दिनों बाद गांव कल्याण समिति ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और 50,000 का इनाम से मुझे सरफराज किया गया। हमारे कुछ शुभ चिंतकों ने मंच से मेरी झूठी तारीफ के कसीदे पढ़े कि मैं 100 गायों का गौशाला चलाता हूं और धर्म के फ़रोग़ के लिए हमातन मसरूफ़ रहता हूं, इसलिए मुझे सरकार की जानिब से सालाना गिरा कदर रकूम इनायत की जाए। उस दिन से मेरी चर्चा हर चहार जानिब होने लगी। घर पर बराबर कार सेवकों, गौरक्षकों और नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। जल्द ही मुझे राष्ट्रीय भक्त पार्टी का ब्लॉक सदर नामजद कर दिया गया। हमारी लगन व मेहनत देखकर 3 साल बाद मुझे जिला सदर बनाया गया। मैं पार्टी कारकुनान की खूब खातिर मदारात करता रहा, पार्टी फंड में भारी चंदा देता। एक तरफ मैं गाय कल्याण समिति का मेंबर था, दूसरी तरफ बूढ़ी गायों को नहायत ही खामोशी के साथ गाय ताजरों को फ़रोख्त भी कर देता और जिसकी खबर गौरक्षकों को दे देता। चुनान के दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।